Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12 lecture series on psychology. पिछले कुछ पार्ट्स में हमने बात की थी कि हम अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए कौन-कौन से अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, जिसमें से हमने पहले ट्रेट अप्रोच के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइप अप्रोच के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट में हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। आज के पार्ट में हम और 3 अप्रोचेस कवर करेंगे जिनके नाम है बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का मेन फोकस ये रहता है कि हमारे जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं या हमारे जो भी बिहेवियर होते हैं उनके बेसिस पे हम अपने व्यक्तित्व को बता सकते हैं या समझ सकते हैं। कल्चरल अप्रोच का मेन फोकस ये होता है कि हम अपने समाज या संस्कृति से जिस प्रकार से जुड़े होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये होता है कि हम किस प्रकार से अपने फाइनल टारगेट को पाने के लिए मेहनत करते हैं या किस हद तक उसे पा लेते हैं, ये चीज हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उस डेटा में बिलीव करते हैं जो कि डिफाइनेबल होता है, यानी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल होता है जिसे हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं या हम उसे नाप सकते हैं। तो जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि हम अ, अपनी उन चीज़ों पे नहीं मान सकते हैं जो चीज़ हम देख ही नहीं सकते, ना उसे मेज़र कर सकते हैं, ना उसे महसूस कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हम केवल उन चीज़ों पर ध्यान देंगे या उन चीज़ों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को समझेंगे, जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं या उसे नाप सकते हैं। इसीलिए इन्होंने लर्निंग यानी कि चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस किया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नज़रिए से इन्होंने चीज़ों को देखा है। स्टिमुलस कोई भी चीज़ होती है जो हमारे सामने प्रकट होती है और उस चीज़ के प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ से जल गए हैं, तो वो स्टिमुलस होगा और अगर हम वहाँ से तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्स होगा। इन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी या ना हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो हमारे रिस्पॉन्सेज़ के द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि हमारे व्यवहारों के द्वारा हमारा व्यक्तित्व समझा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि जो हमारे व्यक्तित्व का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी कि जो बेसिक यूनिट होता है जिससे हम अपने व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, वो रिस्पॉन्स होता है यानी कि हमारे व्यवहार। ये कहते हैं कि जो हर एक व्यवहार होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर नीड या हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ही होता है। जब भी हम किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो वो हमारी कोई ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हर वेजिटेबल या हर सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, बट वो धीरे-धीरे उसे खाना सीख जाते हैं। इस व्यवहार के पीछे भी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी बताई है। वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है, वो जब पहली बार कोई सब्ज़ी खाता है, तो वो इसलिए खाता है ताकि उसे उसके माँ-बाप से रीइंफोर्समेंट मिले या पॉजिटिव एटीट्यूड मिले कि मतलब अगर हम ये सब्ज़ी खाएँगे तो हमारे माता-पिता हमें पसंद करेंगे या वो हमारी सराहना करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे जब वो बच्चा वो सब्ज़ी खाना सीख जाता है, तो वो उसको केवल इसलिए नहीं खाता कि उसके माता-पिता को पसंद आएगा, परंतु वो इसलिए भी वो सब्ज़ी खाता है क्योंकि वो उसका स्वाद जान चुका होता है। तो पहली बार जो बच्चा व्यवहार करता है, वो अपने माता-पिता की वज़ह से करता है, लेकिन धीरे-धीरे जब वो सब्ज़ी का स्वाद समझ जाता है, तो वो व्यवहार अपने अकॉर्डिंग करता है। इन्होंने कहा है कि जो हमारे व्यवहार होते हैं, वो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको कम करने के लिए होते हैं। जैसे-जैसे हमारी ज़रूरतें कम होती जाएँगी, वैसे-वैसे हमारे व्यवहार भी कम होते जाएँगे। बहुत सारे लर्निंग प्रिंसिपल्स या सीखने के तरीकों को बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने
फोकस किया है, जो स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स या रीइंफोर्समेंट के बारे में बताते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में, जो कि चीजों को सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच ने ये कहा है कि ये जो सीखने के तरीके होते हैं या इसके द्वारा इनको सीखने के बाद हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल्चरल अप्रोच के बारे में। कल्चरल अप्रोच का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी या हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे इन्वायरमेंट या वातावरण या हमारे कल्चर कल्चर या हमारी संस्कृति समाज के ऊपर डिपेंड करता है या इन चीजों से प्रभावित होता है। वो कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जिस तरह का वातावरण रहता है, जो जिस प्रकार की धरती पर हम रहते हैं, हमारा जो हैबिटेट होता है, हमें कितने तरह का खाना अवेलेबल होता है, किस प्रकार का खाना हमें मिलता है, ये केवल इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ही नहीं बताती हैं। ये उस इंसान के रहने का तरीका, उसके सामाजिक स्तरों के बारे में या वो किस तरह से काम करता है, ये सब चीजें भी बताती है। इसी के साथ-साथ वो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। यानी कि जिस भी संस्कृति या समाज में इंसान रहता है, वो उसी के हिसाब से अपने बच्चे को पालता-पोसता है या बड़ा करता है, उसी संस्कृति के रूल्स के अकॉर्डिंग। कल्चरल पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि हमारे जो रिचुअल्स होते हैं या हमारे जो तौर तरीके रीति रिवाज होते हैं, हमारी जो रिलीजियस या धार्मिक चीजें होती हैं, आर्ट्स होती हैं, जो भी हमारे खेल होते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, ये हमारे जो व्यवहार होते हैं, वो हमारी संस्कृति या हमारे समाज में हमारे बिहेवियर को या हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, रिचुअल, रीति-रिवाज, तौर-तरीके, धार्मिक चीज़ें, खेल-कूद, ये हमारी व्यवहार को हमारे संस्कृति के सामने दर्शाती है। कल्चरल अप्रोच जो होता है, वो कहता है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो हमारे कल्चर या इकोलॉजी के हिसाब से ही बदलता है। इसको समझाने के लिए कल्चरल पर्सपेक्टिव ने यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। पहला नोमैडिक पीपल का जो झारखंड में रहते हैं और दूसरा एग्रीकल्चरल सोसाइटी यानी कि जो खेती करने वाले लोग होते हैं। तो पहले जो लोग होते हैं नोमैडिक पीपल इनका एग्जाम्पल है बिरहोर ट्राइबल या जो बिरहोर नाम के शेड्यूल्ड ट्राइब लोग होते हैं जो झारखंड में रहते हैं। झारखंड में जंगल है या माउंटेनियस एरियाज हैं इनमें वो लोग रहते हैं और ये ज्यादातर हंटिंग गैदरिंग करते हैं। हंटिंग गैदरिंग का मतलब होता है जानवरों को मार के खाना या जो भी जंगलों में चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके खाना। तो हंटिंग गैदरिंग ही उनका जीने का तरीका होता है और इसकी वजह से वो हमेशा ही मूवमेंट में रहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में ट्रैवल करते रहते हैं ताकि उन्हें नई नई प्रकार की चीजें मिले अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए। तो जो नोमैडिक लोग के जो बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही उन्हें बहुत स्वतंत्रता दी जाती है, उन्हें बहुत फ्रीडम दी जाती है जंगल में इधर-उधर घूमने की और हंटिंग गैदरिंग सीखने की क्योंकि उनके माता-पिता भी वही काम करते हैं, तो उन बच्चों को भी वही काम सीखने की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें बचपन से ही उसी माहौल में पाला गया है ताकि वो काम सीख पाएँ। जो नोमैडिक पीपल होते हैं, वो उनकी जो चाइल्ड सोशलाइज़ेशन या जो उनके बच्चे जिस प्रकार से समाज में आते हैं, वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बच्चे बिना किसी की मदद के काम करना सीख पाएँ। ऑटोनॉमस बनाते हैं, जिसका मतलब होता है वो अपने फैसले खुद से कर सकें। अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब जो भी हंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको समझें और उसी हिसाब से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करें। तो जो नोमैडिक पीपल होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको पालने पोसने का 3 टारगेट होता है इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस और अचीवमेंट ओरिएंटेड। इसका जो उल्टा होता है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में देखने को मिलता है। जो लोग एक जगह पे बसे रहते हैं, एक गाँव में बसे रहते हैं और खेती का काम करते हैं।
इस सोसाइटीज के जो बच्चे होते हैं उन्हें बड़ों की बात मानने को बोला जाता है, अपने से छोटों को की सहायता करने को बोला जाता है और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो ये हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के ऑपोजिट है। हंटिंग गैदरिंग में बोल उनको बहुत फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, पर इसमें वो बोला जाता है कि आप अपने माता पिता से ओबीडिएंट रहिए और घर में रहिए। ये जो होते हैं, ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होते हैं, ये नोमैडिक सोसाइटी के ऑपोजिट होते हैं। अब इन दोनों में जो डिफरेंस पाया गया है, वो क्यों पाया गया है? ये कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि इनके बीच का जो अंतर है, वो इकोनॉमिक परस्यूट्स यानी कि जो उनके पैसे कमाने के ज़रिए हैं या उनकी संस्कृति और समाज में बदलाव की वजह से इन बच्चों में या इन बच्चों की देखरेख या पालन-पोषण में अंतर पाया गया है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मेजर दो लोगों ने या दो साइकोलॉजिस्ट ने दी है। पहले हैं कार्ल रॉजर्स और दूसरे हैं एब्राहम मैस्लो। तो अभी फर्स्ट स्लाइड में हम कार्ल रॉजर्स की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल रॉजर्स ने फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बताया है। ये कहते हैं कि एक इंसान जो होता है, उसके जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होता है, वो तभी हो सकता है जब वो इंसान पूरी तरह से काम करे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये कहते हैं कि हम ह्यूमन पर्सनालिटी के दो अजम्पशंस हैं। पहला कि जो हमारे व्यवहार होते हैं वो गोल डायरेक्टेड होते हैं। हम जो भी व्यवहार करते हैं वो किसी चीज को पाने के लिए ही करते हैं। दूसरा होता है कि जो लोग होते हैं वो हमेशा अडेप्टिव बिहेवियर चूज करते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए। अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब वो होता है जो हमारे संस्कृति या समाज में मान्य होते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गए हैं। तो एक इंसान पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमेशा श्रम करता है और उस श्रम को करने के दौरान वो ये कहता है कि हम वही श्रम करेंगे जो हमारा समाज एक्सेप्ट करे। फिर कार्ल रॉजर्स ने ये भी कहा है कि सेल्फ यानी कि हमारे जो स्वयं के बारे में हमारे आइडियाज होते हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत जरूरी काम करते हैं। ये कहते हैं कि हर इंसान के दो तरीके के सेल्फ होते हैं। पहला होता है आइडियल सेल्फ और दूसरा होता है रियल सेल्फ। जो आइडियल सेल्फ होता है वो वाला सेल्फ होता है जो इंसान बनना चाहता है। यानी कि इंसान जो सोचता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो उसका आइडियल सेल्फ होता है। और रियल सेल्फ वो होता है जो इंसान सचमुच प्रेजेंटली होता है। तो अगर इंसान के रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो इंसान खुश रहता है। और अगर उसके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बहुत अंतर है, यानी कि वो जो बनना चाहता है और वो जो प्रेजेंटली है, उसके बीच में बहुत फासला है, तो उसका मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी, जो कि जो कि इंसान को दुखी करती है और डिससैटिस्फाइड करती है। ये जो डिस्क्रिपेंसी और कॉरेस्पॉन्डेंस का थीम है, ये हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जहाँ पे ये वाला जो सर्कल है, ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताता है। ये जो पहला सर्कल है, ये हमारा आइडियल सेल्फ है और ये जो दूसरा सर्कल है, ये हमारा रियल सेल्फ है। तो ये दोनों इन दोनों में इतना जो एरिया है, ये वो है कि इसमें इंसान अपने रियल सेल्फ के इक्वल होता है आइडियल सेल्फ के। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, यानी कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ बहुत अंतर पे नहीं है, इसलिए वो इंसान वेल एडजस्टेड रहता है या खुश रहता है। दूसरी तरफ है इनकॉन्ग्रुएंस यानी कि डिस्क्रिपेंसी। अब ये हमारा रियल सेल्फ है और ये हमारा आइडियल सेल्फ है और ये जो बीच में छोटा सा एरिया है, यही वो एरिया है जहाँ पे रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ से मैच होता है। बाकी जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, इन दोनों में बहुत अंतर है, यानी कि हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में बहुत फासला है। इस वजह से वो इंसान पुअरली एडजस्टेड रहता है, यानी कि दुखी रहता है। नेक्स्ट कार्ल रॉजर्स ने ये भी बताया है
कि इंसान अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को यानी कि आइडियल सेल्फ पाने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये जो कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। जो अब हम सीखने को मजबूर करता है कि हम क्या हैं और हमारा क्या अस्तित्व है। ये कहते हैं जब सामाजिक स्थितियां सही होती हैं या पॉजिटिव होती हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होता है और जब हमारी सामाजिक परिस्थितियां नेगेटिव होती हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है। इन्होंने एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में भी बताया है, यानी कि हम इंसान की तरफ पॉजिटिव हैं या हम उससे लगाव जताते हैं बिना किसी कंडीशन के या बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज को लाए हुए हम उससे पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं। ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ज्यादातर माता पिता और बच्चे के रिश्ते में देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे से हमेशा प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा लगाव होता है। ये मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कैसा है, दूसरों के नज़रिए में वो अच्छा है, बुरा है, लेकिन माँ-बाप अपने बच्चे को हमेशा प्यार करते हैं, जिसका मतलब होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है, वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नाम का एक थेराप्यूटिक अप्रोच भी रखा है, यानी कि थेरेपी रखी है, जिसके माध्यम से ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। सो ये हो गई कार्ल रॉजर्स की थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्राहम मैस्लो की थ्योरी। एब्राहम मैस्लो ने साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन की बात की है, यानी कि जो इंसान सेहतमंद होता है। वो कहते हैं कि इंसान सेहतमंद तभी होता है जब वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पाने के लिए कोशिश करता है, यानी कि अपनी पूरी क्षमता पाने की कोशिश करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, यानी कि पूरी क्षमता जब इंसान पहुंच जाता है तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। मैस्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आइडिया था वो ऑप्टिमिस्टिक था, यानी कि वो चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखते थे और ये कहते थे कि हर इंसान के अंदर प्यार, खुशी और कोई भी नया काम करने की क्षमता होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही एक तरीका होता है जो हमें प्रेरणा देता है अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, वो ये बताती है कि हमारे जो प्राइमरी लेवल्स होते हैं, उनसे हम धीरे-धीरे ऊपर कैसे बढ़ते हैं और लास्ट में हम फाइनल लेवल यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कैसे पहुंचते हैं। इन्होंने हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन बताई है, यानी कि हेल्दी पर्सन आखिर होता कौन है। ये कहते हैं कि हेल्दी पर्सन वो होता है जो खुद के बारे में जानकार हो, अपनी भावनाओं को समझे और खुद को एक्सेप्ट करे और अपनी जीवन में वो रिस्पॉन्सिबल हो और वो करेजियस हो या ताकतवर हो अपने आप को खुद जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि जो हेल्दी इंसान होता है वो परिस्थितियों को समझता है और किसी भी चीज में फंसता नहीं है। हेल्दी इंसान वो भी होता है जो अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचता है और आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचता है, वो प्रेजेंट में जीता है। अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट बेसिक नीड है वो है फिजियोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि इंसान जब अपने प्राइमरी लेवल पे होता है, यानी कि उसकी जो बेसिक या पहली जो उसकी जरूरत होती है वो फिजियोलॉजिकल होती है या शारीरिक होती है, जिसमें उसे खाना, पानी या रेस्ट की जरूरत होती है। ये उसकी प्राइमरी जरूरत होती है। ये ज़रूरत जब इंसान की पूरी हो जाती है तो वो सेफ्टी पे जाता है, यानी कि फिर उसे अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जब उसे सिक्योरिटी भी मिल जाती है तो उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंग वाले लेवल पर पहुंचता है,
जिसमें वो अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या उनके आसपास के जो भी लोग होते हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाता है और उनसे प्रेम मोहब्बत के साथ रहता है। इसके बाद जब इंसान को ये भी मिल जाता है, तो वो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है, जिसमें वो चीज़ को पाने की कोशिश करता है या वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी वर्थ लिविंग है। लास्ट में जब वो ये चारों चीज़ पा लेता है, तब आता है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का स्टेज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच जाता है, जो कि हमारे व्यक्तित्व को जताता है कि इन पाँचों में से हम जिस स्टेज पर होते हैं, उस स्टेज के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी दिखती है या हमारा व्यक्तित्व समझ में आता है। तो ये हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ हम पर्सनैलिटी के अप्रोचेस को स्टडी करने के मेथड्स के एंड पे आ जाते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे डाउट है या क्वेरीज है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो आप गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।